हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है टोरजन का। इससे पहले हम 3 लेक्चर आपको टोरजन के करा चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा। आप ये समझ के चलिए कि पूरा का पूरा टोरजन आपका 2 घंटे का होगा और पूरे 2 घंटे की इस क्लास में, जिसमें 4 लेक्चर आपके कवर हैं, आपका पूरा टोरजन कंप्लीट हो जाएगा और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम अभी इसमें भी 2-3 न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल हमारा इसमें है, a hollow propeller shaft of a steamship is to transmit 3000 किलोवाट at 240 rpm। एक प्रोपेलर शाफ्ट है किसकी? स्टीम शिप की, ठीक है, जो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है? 3000 किलोवाट एट 240 आरपीएम। उसकी आरपीएम कितनी है? 240। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी आ गई? 3000 किलोवाट। किलोवाट को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाट की जगह तो आ जाएगा। वाट किसे कहते हैं? न्यूटन मीटर पर सेकंड को। और किलो को हटाकर मैंने 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ मीटर है तो मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? फिर 10⁻³ की। तो ये आ जाएगा 3000 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम पर सेकेंड। एन की वैल्यू आपकी दी है 240 आरपीएम। क्लियर है? अब आगे देखिए, इफ द इंटरनल डायमीटर इज 0.8 टाइम्स टू द एक्सटर्नल डायमीटर। इसने कहा कि इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर की 0.8 गुना है, यानी मैंने मान लिया लेट एक्सटर्नल डाया मैंने कैपिटल डी मान ली, ठीक है। नहीं तो इंटरनल डाया कितना होगा आपका इंटरनल डाया स्मॉल डी कितना होगा? 0.8 इंटू डी दिया है इसने, ठीक है। नहीं आगे देखिए, इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इज टू बी लिमिटेड टू 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है क्यू एस की। तो क्यू एस कितना है? क्यू एस है आपका 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर? क्या पूछा है? डिटरमाइन द साइज ऑफ द शाफ्ट। उसने केवल डायमीटर पूछी है। जब भी आपको साइज पूछेगा शाफ्ट का, तो मतलब आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ उसकी डायमीटर बतानी है, ठीक है। 2 डायमीटर निकलेंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हमें पी दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इज इक्वल टू 2π/NT/60। क्लियर? तो P की वैल्यू आपको पता है, P कितना है? P है 3000 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 2π। N की वैल्यू है 240 इंटू T/60। क्लियर? तो यहां से आपकी T की वैल्यू आ जाएगी 3000 इंटू 10⁻6 इंटू 60/2π इंटू 240। कैलकुलेट करेंगे, टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 119.3662 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर। ये आ गई आपकी टी। अब टी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे जे। तो जे कैसे आएगा? आपको जे पता है। ये टी और जे हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम टोरजन इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें दोनों की जरूरत पड़ती है। होलो सर्कुलर का जे होता है ये। क्लियर है? π/32 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो π/32 इज इक्वल टू डी की वैल्यू तो डी है, और ये जो स्मॉल डी है इसकी वैल्यू कितनी है? 0.8 इंटू टी। क्लियर है? इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जे की वैल्यू आ जाएगी 0.05796 d⁴। आ गया? अब आपको क्या निकालना है? इसकी डायमीटर निकालनी है। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ऊपर ना तो इसमें कहीं लेंथ दी, ना ही इसके अंदर कोई एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया, यानी g⁻/L जो होता है वो तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उसने पूछा है। तो हम सिर्फ ये लगा देंगे T/J इक्वल टू QS/R। क्लियर है? क्योंकि आपके पास T और J की वैल्यू आपने निकाल ली, QS आपको दिया है, और R क्या होगा? R होगा आपका एक्सटर्नल डायमीटर का आधा, यानी तो T की वैल्यू रखेंगे। देखिए T कितना है आपका T है 119.3662 इंटू 10⁻6, और J की वैल्यू अभी आपने निकाली। J की वैल्यू आई है 0.05796 इंटू d⁴ इजिकल टू QS की वैल्यू कितनी है? 150, और R कितना हो जाएगा? R आ जाएगा आपका d/2। क्लियर? ये समझ में आ गया? आपकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने इस 2 को तो ऊपर पहुंचा दिया, तो ये आ जाएगा आपका 119.3662 इंटू 10⁻6 ओवर। अब देखिए, यहाँ इस डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं, तो यहाँ बचेगा डी क्यूब, 0.05796 डी क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 150 अपॉन में 1 बचेगा, क्योंकि 2 तो ऊपर चला गया और डी से एक डी कैंसिल हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इस डी क्यूब को इधर ले जाएंगे, ये 1 इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से डी क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए 119.3662 इंटू 10⁶ ओवर 2 इंटू 150 इंटू 0.05796, ये आ गया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपकी यहाँ से डी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यूब आपका आएगा 6864860.8, डी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब इसका क्यूबिक अंडर रूट निकाल लेंगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 190.05 mm। आपके पास कैलकुलेटर अच्छे चलाना आना चाहिए, आप तभी ये वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आपसे कैलकुलेटर चलाना नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखें। तो ये तो आ गई आपकी एक्सटर्नल डायमीटर। अब एक्सटर्नल डायमीटर कितनी हो गई आपकी, एक्सटर्नल डाया हो गया आपका, जो आपने कैपिटल डी माना था 190.05 mm। और इंटरनल डायमीटर कितनी होगी, इंटरनल डाया आपका होगा स्मॉल डी किसके इक्वल है 0.8 डी के, यानी 190.05 इंटू 0.8, डी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, तो आपकी यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 152.04 mm। तो यहाँ से आपका ये इंटरनल डाया आ गया और यहाँ से आपका ये एक्सटर्नल डाया आ गया। तो यही बताना था, यही पूछा था उसने, क्या पूछा था कि उसका इंटरनल डाया कितना है और एक्सटर्नल डाया कितना है, या शाफ्ट का साइज कितना है। ठीक है, तो शाफ्ट का साइज पता चल गया देखो आपको कि एक्सटर्नल डाया कितना होगा, इंटरनल कितना होगा। अब ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो आ सकता है ये न्यूमेरिकल आपका, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया है, ए शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 300 किलोवाट पावर एट 240 आरपीएम। एक शाफ्ट है जो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है, जैसे कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है 300 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है, और उसकी आरपीएम कितनी होनी चाहिए 240 आरपीएम। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये लिख लो, पी की वैल्यू कितनी है, पी है आपका 300 किलोवाट, इसे क्या लिखेंगे 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या पी इक्वल टू आपका आ जाएगा, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे 300 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम पर सेकेंड। और एन की वैल्यू दी है 240 आरपीएम। साथ के साथ लिखते चलेंगे जो दिया है, जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो, यूनिट भी साथ के साथ चेंज करते चलेंगे। आगे दिया है द शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट शुड नॉट एक्सीड 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो क्यू की वैल्यू है वो 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी किसकी वैल्यू दे दी, क्यू एच की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है। आगे क्या दिया है देखिए, एंड द ट्विस्ट 1 डिग्री पर मीटर लेंथ। क्या दिया है, ट्विस्ट 1 डिग्री पर मीटर लेंथ, यानी जब थीटा की वैल्यू 1 डिग्री होगी तब थीटा की वैल्यू एल की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर। ठीक है, तो यानी देखिए क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री या π/180 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे जो साथ के साथ। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है पूरे टॉर्जन के अंदर, अगर आप यूनिट का ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। एल की वैल्यू 1 मीटर दी है तो इसे भी एमएम में चेंज कर लिया हमने। ठीक है, जितनी वैल्यू दी है हमने सब लिख ली। अब क्या पूछा है ये देखिए, इसने कहा डिटरमाइन द डायमीटर रिक्वायर्ड इफ द शाफ्ट इज सॉलिड। अगर आपकी शाफ्ट सॉलिड है तब उसका डायमीटर कितना होगा, द शाफ्ट इज होलो विद एक्सटर्नल डायमीटर ट्वाइस द इंटरनल डायमीटर। और अगर आपकी शाफ्ट क्या है, होलो है, और होलो में भी क्या केस दिया है कि उसकी एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर की दुगनी है। ठीक है नहीं, तो तब उसका डायमीटर कितना होगा। और जी की वैल्यू कितनी दी है, जी दिया है आपका 80 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, या 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने इस तरह का आपको न्यूमेरिकल पहले लेक्चर में भी दूसरे लेक्चर में कराया था। ठीक है नहीं, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था, देखिए इसमें इसके अंदर 2 कंडीशन दी हैं। एक कंडीशन दी है कि आपका जो क्यू की वैल्यू है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या दिया है कि आपका जो एंगल है ट्विस्ट एंगल वो 1 डिग्री पर मीटर लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें T/J को पहले QS/R के इक्वल रखेंगे, एक डायमीटर आपके वहाँ से निकलेगी, फिर T/J को G θ/L के इक्वल रखेंगे,
एक डायमीटर आपकी वहां से निकलेगी, तो उनमें से जो डायमीटर ज़्यादा आएगी वो आंसर आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है कि ज़्यादा वाली ही क्यों ली मैंने, तो आप लेक्चर नंबर 2 पहले देख लें, उससे आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पहले मैं ये लेकर चलता हूँ द शाफ्ट इज सॉलिड। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर अगर मैं जब शाफ्ट को चेंज करूंगा कि शाफ्ट होलो है या सॉलिड है, उस केस में आपका जे चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका टी सेम रहेगा। ठीक है नहीं, टी आपका दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो सबसे पहले टी निकाल लेते हैं। आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, 2π/NT/60, यही तो होता है। तो मैंने यहाँ पी की वैल्यू रखी, पी कितना है 300 × 10⁶ इज इक्वल टू 2π, एन की वैल्यू 240 × T/60। तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ गई 300 × 10⁶ × 60/2π × 240। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी टी की वैल्यू आ गई 11.93662 × 10⁶ Nm। क्लियर है? तो टी की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, जो दोनों केस में यूज होगी। होलो में भी टी यही रहेगा और आपका सॉलिड में भी टी यही रहेगा, टी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैंने देखो पहला मान के चला, मैं पहला कंडीशन मैंने क्या मान ली, फॉर सॉलिड शाफ्ट। देखिए सॉलिड शाफ्ट के केस में क्या होगा, मैंने मान लिया लेट डाया इज इक्वल टू डी। भाई सॉलिड शाफ्ट का तो एक ही डायमीटर होगा, मैंने मान लिया वो डायमीटर डी है। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, T/J इक्वल टू QS/R के लिया। ठीक है, पहले T/J को QS/R के इक्वल लेंगे, फिर T/J को ही Gθ/L के इक्वल लेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप, जब QS की कंडीशन दे देगा, जब भी हम किसी शाफ्ट को डिजाइन करते हैं तो दो कंडीशन दे के रखता है कि आपका जो Q है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका ट्विस्ट एंगल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर नहीं? तो उस केस में दोनों को QS/R को भी T/J के इक्वल रखेंगे और Gθ/L को भी T/J के इक्वल रखेंगे। ठीक है, दोनों जगह से अलग अलग डाया आपके निकल के आएंगे। तो देखिए जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी है 11.93662 × 10⁶, अभी आपने निकाली है। जे की वैल्यू कितनी है, जे आपका आया है यहाँ से π/32 × D⁴, यही तो आएगा जे इसके अंदर सॉलिड शाफ्ट में। और QS की वैल्यू दी है कितनी, QS दिया है आपका 40 और R की वैल्यू कितनी होगी T/2। क्लियर है? अब इस 32 को ऊपर पहुंचा देंगे, यानी 11.93662 × 10⁶ × 32/π। अब एक डी से ये डी की पावर कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा d³, 2 ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 40 × 2/1, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से d³ की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, d³ देखिए कितना निकल के आएगा आपका यहाँ से 11.93662 × 10⁶ × 32/40 × 2/π। ठीक है, d³ इधर चला गया, ये अपॉन में आ गया इधर, तो ये आ गया आपका। यहाँ से आपकी d³ की वैल्यू निकल के जो आई है वो आई है 151,981,7.661 और d इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से, जब इसके d की वैल्यू निकालेंगे क्यूबिक रूट करेंगे इसका 114.97 mm, यानी 114.97 mm। ये आपका डायमीटर यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, ये हमने एक केस में निकाला जब हमने T/J को QS/R के इक्वल रखा। अब हम क्या करेंगे, नाउ T/J इक्वल टू क्या रखेंगे, Gθ/L के। ठीक, तो Gθ/L के जब इक्वल रखेंगे तो ये ध्यान रखें आप, D की वैल्यू आपकी एक तो ये आ गई, हाईलाइट करते चलेंगे साथ के साथ ताकि आपको डाउट ना रहे फिर। तो T की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू यही है 11.93662 × 10⁶। J की वैल्यू कितनी है π/32 × D⁴ इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है, G है आपका G है आपका 80 × 10⁻³ इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 1 डिग्री थी, जिसे रेडियन में चेंज किया था हमने, वो आई थी π/180 और L की वैल्यू थी 1 मीटर यानी 1000 mm। ठीक है, तो यहाँ से इसे अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद देखिए ये आएगा 11.93662 × 10⁶ × 32 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा π/d⁴ इज इक्वल टू
80 इंटू 10⁻³ इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 1000। क्लियर है? तो d⁴ को इधर ले जाएंगे, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से d⁴ यहाँ जब इक्वल होता है तो इसकी गुना इधर हो जाती है, इसकी गुना इधर हो जाती है, ये ध्यान रखें आप। तो d⁴ आपका आएगा यहाँ से 11.93662 इंटू 10⁻6 इंटू 32 इंटू 180 इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा पाई इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद d⁴ की वैल्यू आएगी 87079,137.63। कैलकुलेटर का यूज आना चाहिए आपसे, तभी होगा ये, वरना इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है नहीं, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, ये आ जाएगी 96.60 mm। अब देखिए आपकी यहाँ दो वैल्यू आई हैं, एक आई है 114.97, एक आपकी आई है कौन सी 96.60। अब ये जो इनर डायमीटर है, आप सेकंड लेक्चर में भी देखेंगे, मैंने बताया था कि ये जो इनर डायमीटर आपकी जो कम डायमीटर आएगी, ये आपकी दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी। ये इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रही है कि आपकी थीटा की वैल्यू 1 डिग्री होनी चाहिए पर मीटर, लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू से इस डी की वैल्यू से मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्यू की वैल्यू आपकी 40 से ज़्यादा आएगी, जबकि उसने दिया है कि आपकी क्यू की वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है आपकी मैक्सिमम वाली, ये आपकी दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी। इसमें आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा नहीं आएगी और थीटा की वैल्यू भी 1 डिग्री से कम आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वाली लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा सो सेफ डायामीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 114.97 mm। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। ये तो मैंने सॉलिड शेप्ड वाला, ये मैंने कौन सा किया, ये मैंने सॉलिड वाले केस में किया कि जब आपकी शाफ्ट सॉलिड है। अगर आपकी होलो शाफ्ट है, कौन सी है, होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट के केस में देखो, मैंने मान लिया लेट इनर डाया मैंने मान ली स्मॉल डी। ठीक है, तो आउटर डाया कितना होगा आपका, उसने क्वेश्चन में दिया है कि आउटर डाया आपका इनर डाया का दुगना है, तो वो हो गया 2D। ठीक है, इस कंडीशन में आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, आउटर डाया का आधा, आउटर डाया का आधा क्या हो जाएगा डी। तो ये सब चीज़ें निकाल लिया आपने। उसके बाद जे देखिए जे क्या होता है, जे होता है π/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴, यानी यहाँ से आ जाएगा π/32 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2d⁴ माइनस d⁴। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी कैलकुलेट करने के बाद जे की वैल्यू आएगी 1.472 d⁴। तो जे की वैल्यू निकल गई आपकी। अब जे की वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले क्या लगाएंगे, नाउ T/J इक्वल टू QS/R, यही तो लगेगा। ठीक है नहीं, तो T की वैल्यू कितनी है, T है आपका 11.93, T तो वही रहेगा जो पहले निकाला था हमने, इंटू 10⁻6। और जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू भी आपने निकाल ली है 1.472 इंटू d⁴। क्यू की वैल्यू 40 है और ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू डी है, अभी आपने निकाली है। अब एक डी से तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा d³। तो यहाँ से आपकी d³ की वैल्यू कितनी आएगी, आपका यहाँ से आएगा रीअरेंज करने के बाद d³ इक्वल टू 11.93662 इंटू 10⁻6 अपॉन 40 इंटू 1.472। ठीक है, तो यहाँ से आपकी d³ की वैल्यू आ गई 20227.9212। ठीक है, इसे अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे, तो इसका क्यूबिक रूट आ जाएगा 58.745 mm। एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई डी की। ठीक है, ये आ गई आपकी इनर डायमीटर। अब दूसरे केस में इनर डायमीटर निकालेंगे। दूसरा केस कौन सा, नाउ T/J इक्वल टू g⁻/m। तो इस केस में T की वैल्यू वही होगी 11.93662 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.472 इंटू d⁴ इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻3। थीटा कितना है
पाई अपॉन 180, 1 डिग्री या पाई अपॉन 180 रेडियन में रखेंगे, और एल की वैल्यू है 1000। ठीक है, इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ आपकी D4 की वैल्यू आ जाएगी 11.93662 इंटू 10⁶ इंटू 180 इंटू 1000। रीअरेंज करने के बाद D4 की वैल्यू आपकी जो आएगी वो मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से D4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी 58077.137। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा 49.09। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी डी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो इस तरह से हम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो D4 आया, फिर हमारा क्या आया? फिर हमारा आया डी। अब देखिए आपकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई ये, एक आ गई आपकी ये वैल्यू। अब इनमें से कौन सी लेंगे? आउटर जो बड़ी होगी आपकी, बड़ी कौन सी है? ये वाली, मैंने भी बताया था बड़ी क्यों लेंगे। तो सेफ डाया क्या आ गया आपका? सेफ डाया जो आया है उसमें इनर डाया कितना आएगा आपका? इनर आया है आपका स्मॉल डी इजिकल टू 58.745 mm। ठीक है नहीं? और आउटर डाया कितना आएगा आपका? आउटर डाया आएगा कैपिटल डी इजिकल टू 2D, यानी 2 इंटू 58.745, यानी कैपिटल डी आपका आ गया 117.49 mm। ठीक है नहीं? तो इस तरह से आपने देखे दोनों कंडीशन में डायमीटर निकाल लिया, इनर डाया भी और आउटर डाया भी। ठीक है, तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि अगर सॉलिड शाफ्ट है तो क्या है, और आपकी सॉलिड शाफ्ट नहीं है, होलो है तो क्या है। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने सेकंड लेक्चर में कराया था, वो भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, से ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट न्यूमेरिकल की ओर पढ़ते हैं, जो टॉर्जन का लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिएगा आप लास्ट न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा है, बढ़िया न्यूमेरिकल है। देखिए इसने दिया है ए बार ऑफ स्टील 40 mm इन डायमीटर एंड 450 mm लॉन्ग। एक बार है स्टील की जिसकी डायमीटर कितनी है? डायमीटर है उसकी 40 mm। कितना दिया है? 40 mm। ठीक है, साथ के साथ लिखते चलेंगे। उसके बाद उसने दिया है लेंथ, उसकी लेंथ दे दी, एल कितना है? एल है 450 mm। इसने कहा द सेम बार व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 1.2 किलोन्यूटन पर मीटर। जब इस बार पर हम टॉर्क लगा रहे हैं तो कितना टॉर्क लग रहा है? वो लग रहा है 1.2 किलो न्यूटन मीटर का। इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.2 इंटू 10⁶ न्यूटन mm आ जाएगा, क्योंकि मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से किलो को रिमूव करेंगे तब भी 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है? इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद उसने दिया है, देखिए आगे, इज फाउंड टू ट्विस्ट थ्रू 2 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा दिया है उसने 2 डिग्री। ठीक है नहीं? तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 180, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगी 0.0349 रेडियन। थीटा भी निकाल लिया। अब आगे क्या दिया थीटा के बाद उसने? टेंसाइल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज फाउंड टू स्ट्रेच द बार बाई 0.25 mm। देखिए इसमें क्या करा उसने, क्या करा, अलग से एक टेंसाइल लोड लगा दिया, यानी P लगा दिया कितना? 100 किलो न्यूटन का, यानी 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन का। ठीक, जिससे उसकी लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 0.25, यानी डेल एल आ गया 0.25 mm। ये स्ट्रेच स्ट्रेन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, उसी से आता है। ठीक है नहीं? कि इतना टेंसाइल फोर्स लगाया, कितनी लंबाई हुई, क्या हुआ, वो सब चीज़ें उसमें आप पढ़ सकते हैं। पूछा क्या है? इसने पूछा है इलास्टिक कांस्टेंट निकालने हैं EG के, और पॉइजन रेशियो निकालना है म्यू। देखिए आप टॉर्जन की अगर मैं बात करूँ, टॉर्जन से आप जी तो निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि जी तो आता है उसके अंदर, लेकिन ई के और म्यू कहीं नहीं आता। अब ई के म्यू कैसे निकलेगा ये देखेगा बड़े ध्यान से आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला हमारा होता है T/J इजिकल टू जी थीटा ओवर एल, यही तो होता है। अब इसमें पहले जे निकालना पड़ेगा, तो जे निकाल लो पहले। इधर जे कितना होता है? π/32 इंटू D⁴, यानी π/32 इंटू 40⁴। ठीक है नहीं? तो यहाँ से आपकी जे की वैल्यू आ गई 251.327 इंटू 10⁻³ mm⁴। आगे जे की वैल्यू, अब इस जे की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी कितना है आपका? आपका टी है 1.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन
जे की वैल्यू रखो यहाँ, जे की वैल्यू कितनी है 251.327 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू जी मुझे निकालना है। थीटा की वैल्यू कितनी है 0.0349 और एल कितना है आपका, एल है आपका 450। ठीक, तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे, जी आपका आएगा 1.2 इंटू 10⁻6 इंटू 450, ठीक, अपॉन 251.327 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0349। क्लियर। यहाँ से आपने जी की वैल्यू निकाल ली, जी आपका आया 61.564 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी निकालने में, क्योंकि अब तक इतना काम आप करते हुए आए हैं। ठीक है नहीं। अब ये ई जी के क्या है ये देखते हैं। देखिए आपका जी कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है नहीं। अब मैं बात करता हूँ ई की। देखो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला आपका होता है, ई होता है इलास्टिक कांस्टेंट, जो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के। किसके, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के, सॉरी सिंपल स्ट्रेस अपॉन सिंपल स्ट्रेन के। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन तो जी होता है, ई होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जो सिंपल स्ट्रेस होती है वो आएगी इसके अंदर, और सिंपल स्ट्रेस होती है आपकी पी अपॉन है। ठीक है नहीं, और ये स्ट्रेन क्या होती है डेल एल ओवर एल। ठीक, तो यहाँ से ई किसके इक्वल आ गया आपका, यहाँ से ई इक्वल आ जाएगा पी एल ओवर ए। अब देखिए आपको पी भी पता है एल भी पता है, सॉरी पी एल ओवर ए डेल एल। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके ई की। आपको पी पता है, एल पता है, डेल एल पता है, ए निकालना पड़ेगा आपको। तो ए कैसे निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू π/4 इंटू डी कितना है, डी है आपका 40। ठीक है, तो ए आपका आ जाएगा यहाँ से 1256.63 mm²। ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे ई की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ई इक्वल टू आपका आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है आपका, जो पी है वो है 100 इंटू 10⁻3। एल कितना है, एल है आपका 450, और ए कितना आया, ये आया है आपका ए की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद डेल एल दिया है 0.25। सारी वैल्यू पुट करी तो ई की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 14.324 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर mm²। समझ में आ रहा होगा आपकी। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है नहीं, कि ई कहाँ से आया, ई का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो सब आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद ई आ गया, जी आ गया। अब आती है किसकी बारी, म्यू की। म्यू होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है नहीं, तो एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ये फॉर्मूला होता है किसका, जी ई और म्यू का रिलेशन होता है। ठीक है, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। आपको ई भी पता है, जी भी पता है, म्यू निकाल लेंगे आप आराम से। देखिए कैसे, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस म्यू इक्वल टू ई ओवर 2g, या म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका ई ओवर 2g माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ई की। ई कितना है, ई है आपका 14.324 इंटू 10⁻4 अपॉन जी की वैल्यू आपको पता है, जी कितना है 61.564 इंटू 10⁻3। ठीक है नहीं, ये आगे माइनस के 1। सारी वैल्यू पुट कर दी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.163। क्लियर है, तो आपने यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू यानी पॉइजन रेशियो भी निकाल दिया। पॉइजन रेशियो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ये सब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बचा आपका के। एक रिलेशन होता है आपका ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है, ये होता है ई और के में रिलेशन। ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3k इक्वल टू ई ओवर 1 माइनस 2 म्यू, या ई के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ओवर 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है, अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो के इक्वल टू आपका आ जाएगा, ई कितना है, ई है आपका 14.324 इंटू 10⁻4 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.163। क्लियर है, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 14.324 इंटू 10⁻4 अपॉन 3 इंटू 0.674। इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद के की वैल्यू आएगी
70.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये आ गई आपकी के की वैल्यू। ये थोड़ा डिफरेंट था न्यूमेरिकल आपका, इसमें टॉर्जन वाला चैप्टर भी जुड़ गया आपका और स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला चैप्टर भी जुड़ गया, दोनों चैप्टर इसके अंदर मिक्स हो गए। ठीक है नहीं, तो ये ईजी के का रिलेशन वहीं से निकल के आता है। जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का चैप्टर हम कराएंगे तब आपको ये समझाएंगे। इसी के साथ आपका टॉर्जन का चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम कल आपको जो बेंडिंग होती है वो समझाएंगे, बेंडिंग क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल वगैरह सब कराएंगे। तब तक आप ये जो 2 घंटे की आपकी टॉर्जन की क्लास है 4 लेक्चर की, इसे पूरा कर लीजिएगा। एग्जाम में टॉर्जन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल आएगा या इसमें से डेरिवेशन भी आ सकता है कि भाई टॉर्जन इक्वेशन क्या है, ड्राइव करो। ठीक है नहीं, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दे जिसे इसकी ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।